सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो यार आज आ चुके हैं हम डीबीएमएस वन शॉट लेके। एंड इस वीडियो के अंदर हम डीबीएमएस के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो हमारे टीसीएस के टर्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग ये टीसीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चन कर लेते हो तो ये सिर्फ टीसीएस टीसीएस के अंदर नहीं है, आपकी सारी कंपनीज के अंदर आपके हेल्पफुल रहेंगे। सारी कंपनीज के अंदर आपको हेल्प करेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हमारे कंपनी पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज में पूछे जा चुके हैं। एंड अगर आप लोग ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर कर लेते हो, पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हो, तो आपको डीबीएमएस के अंदर किसी भी इंटरव्यू के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज की मेरी गारंटी है। एंड यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस सीरीज में बहुत कुछ हमने सीखा है एंड बहुत कुछ हम सीखेंगे। एंड इस वीडियो के अंदर ये पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। एंड मेरा पूरा 100% एफर्ट इस वीडियो के अंदर रहेगा। सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब डेटा क्या होता है यार? डेटा एक हमारी यूनिट होती है जो कंटेन्स करता है हमारा रॉ मटेरियल which do not carry any specific meaning. Information is a group of data that carries a logical meaning. अब डेटा क्या होता है? देखो डेटा क्या है, कोई भी डेटा है आपके पास वो रो डेटा है। जब तक आप लोगों को इसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो वो क्या चीज है, वो रो डेटा है। अब इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है? इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारी कुछ लॉजिकल चीज होती है। अब मैं आप लोगों को कह दूं 10 20 30 40 50, तो ये क्या होगा? हमारा ये डेटा हो गया। बट ये एक रो डेटा है, एक रो मटेरियल है। अगर मैं इसको कह दूं कि हमारे मेल 10 है, 20 है, 30 है एंड फीमेल हमारी 40 है, 50 है, 60 है, तो ये क्या चीज होगी? एक हमारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो डेटा क्या होता है? डेटा हमारा रो मटेरियल होता है। एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो कैरीज करती है कुछ लॉजिकल मीनिंग। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल सी चीज थी। एंड यहाँ पे एक नोट है, डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन वाइल इन्फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डेटा। देखो डेटा तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, बट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा से मिलके बनती है, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन हमारी डिपेंड करती है डेटा के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डीबीएमएस। तो यार जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि डीबीएमएस क्या होता है। तो डीबीएमएस का मतलब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट्स यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन ए डेटाबेस। देखो आपका जो बहुत सारी कंपनीज के अंदर वेबसाइट बनती है वहां पे डेटाबेस होता है उनका। तो डीबीएमएस का काम क्या होता है कि कलेक्शन करता है हमारे प्रोग्राम को, जो फैसिलिटेट करता है यूजर को क्रिएट करने के लिए एंड मेंटेन करने के लिए डेटाबेस को। DBMS provide us a tool for performing operations such as insertion, deletion and updation. इसके अंदर हम इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं। जैसे आपका बहुत बड़ा डेटाबेस है एंड वहां पे आप इंसर्ट कर सकते हो, वहां पे आप डिलीट कर सकते हो, वहां पे आप अपडेट कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ए डेटाबेस इज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इट कैन इजीली एक्सेस्ड, मैनेज एंड अपडेट। देखो मैंने अभी आप लोगों को ये बताया था कि हमारा एक डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं, हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यार ये कुछ डेटाबेस की प्रॉपर्टीज थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट आउट सम एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एंड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ एडवांटेजेस बता दो यार डीबीएमएस की। रिडंडेंसी कंट्रोल प्रोवाइड्स मल्टीपल यूजर इंटरफेसेस, प्रोवाइड्स बैकअप एंड रिकवरी, डेटा कंसिस्टेंसी। अब जो डीबीएमएस की प्रॉपर्टीज क्या है, एडवांटेजेस क्या है? रिडंडेंसी कंट्रोल मतलब जो हमारा रिडंडेंट डेटा होता है, मतलब जो हमारा कॉपी डेटा है उसको कंट्रोल करता है। प्रोवाइड करता है मल्टीपल यूजर इंटरफेस, बहुत सारे मल्टीपल यूजर इंटरफेस होते हैं। प्रोवाइड करता है बैकअप एंड रिकवरी, आप बैकअप ले सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। डेटा कंसिस्टेंसी, यहाँ पे डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डू यू मीन ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस। तो यार ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस क्या होता है? ये तो नया क्वेश्चन है भैया। ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस व्हिच कीप इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर। तो ट्रांसपेरेंसी से क्या समझ में आ रहा है कि यार ये ट्रांसपेरेंट होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर को हिडन करता है हमारे यूजर से। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज आरडीबीएमएस। तो यार आरडीबीएमएस क्या होता है? आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज यूज्ड टू मेंटेन द डेटा रिकॉर्ड्स इन टेबल इज नोन एज आरडीबीएमएस। तो यार देखो कहीं भी अगर आरडीबीएमएस का नाम आता है तो हम समझ जाएंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एंड यार कहीं पे भी रिलेशनल अगर चीज का नाम आता है तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि जो भी हमारी चीजें हैं वो हमारी टेबल्स की फॉर्म में होगी। तो जितना भी हमारा डेटा है वो हमारे टेबल की फॉर्म में होगा। तो बस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि जितना भी हमारा डेटाबेस है वो हमारा टेबल की फॉर्म में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस आर। तो डेटाबेस लैंग्वेजेस होती है यार। तो सबसे पहली लैंग्वेज होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो यार ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको याद कर लेना। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब डीडीएल, डीडीएल के अंदर आता है हमारा क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल,
अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इसके अंदर ये आता है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ग्रांट, रिवोक, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन याद कर लेना। क्रिएट, होल्डर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। तो अगर आपसे पूछ लिया कि डीडीएल के अंदर कौन सी कमांड्स आती है, तो आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों से पूछ लिया डीएमएल के अंदर कौन सी कमांड आती है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सारी कमांड्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड डेटा मॉडल? अब डेटा मॉडल क्या होता है यार? डेटा मॉडल इज स्पेसिफाई एज कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा रिलेशनशिप्स। द मॉडल आर यूज्ड टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। अब यार डेटा मॉडल क्या होता है? जो एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में हमारी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को एंटिटी और एट्रीब्यूट के बारे में बताऊं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटिटी और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को डेटा मॉडल के बारे में बता देता हूं। तो यार देखो, सपोज करते हो आप हो, ये आपकी एक स्टूडेंट आईडी होगी, मतलब स्टूडेंट होगी, सॉरी। ये आपकी क्या है? ये आपकी एक एंटिटी है। अब एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? उसका नेम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी क्लास हो सकती है। तो जो आपके एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में रिलेशनशिप है, उसको हम डेटा मॉडल कहते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा मॉडल हो चुका है। बहुत सिंपल था यार ये क्वेश्चन। अब बात करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। देखो यार, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि डीबीएमएस से पहले हमारा एक सिस्टम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यार उसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे होंगे जो हमारे डीबीएमएस ने सही किए होंगे। तो क्या डिसएडवांटेजेस थे हमारे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के, तो वो इस वीडियो के अंदर जानेंगे हम। सबसे पहले डेटा रिडंडेंसी। वहां पे आपका बहुत सारा कॉमन डेटा आ जाता था। ठीक है, कॉपी डेटा आ जाता था। नॉट सिक्योर, बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं था, बट डीबीएमएस हमारा सिक्योर है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट था। एंड डेटा इंटीग्रिटी थी। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, तो इसको भी याद कर लेना। अब देखने वाले हैं हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मीन्ड बाय एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस? एंड यार ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एसिड की क्या फुल फॉर्म होती है। तो ए से एटमोसिटी, सी से कंसिस्टेंट, आई से आइसोलेटेड एंड डी से ड्यूरेबल। तो यार एटमोसिटी क्या होता है, इस चीज को मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा होगा। एटमोसिटी क्या होगा? देखो दो चीज है, या तो वो सक्सेसफुल होगी या फिर वो नहीं होगी। ठीक है, क्या कहा मैंने? या तो कोई चीज सक्सेसफुल होगी या फिर वो नहीं होगी। अब मैंने ए टू बी बैंक से पैसे ट्रांसफर किए, 500 रुपए मैंने ट्रांसफर किए। तो इसकी दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो मेरी कंप्लीटली ट्रांजेक्शन हो जाएगी या फिर ये फेल हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा एटमोसिटी। अब कंसिस्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट हम समझेंगे। कंसिस्टेंट में क्या होगा यार? देखो सिंपल सी चीज है कि ये कह रहा है कि यार बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन मेरी जो प्रोसेसिंग है वो, मतलब जो जितनी भी चीजें है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कोई भी धोखाधड़ी मुझे चाहिए नहीं। अगर आप लोगों ने 50 रुपए, सपोज करते हैं, एक मिनट रुको, सपोज करते हैं आपके पास 100 रुपए है और आपने यहाँ पे 100 रुपए ही ट्रांसफर कर दिए। तो आप लोगों की कंसिस्टेंट होनी चाहिए, बिफोर भी, ट्रांजेक्शन से पहले भी एंड ट्रांजेक्शन के बाद भी। ये नहीं है कि यार आप लोगों ने 100 रुपए यहाँ से भेजे एंड 100 रुपए आपके पास, 100 रुपए बैंक अकाउंट में है एंड आप लोगों ने 100 रुपए यहाँ पे भेज दिए एंड आपके पास तब भी 100 रुपए बच रहे हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी प्रोसेसिंग से पहले भी, मतलब ट्रांजेक्शन से पहले भी एंड ट्रांजेक्शन के बाद भी। सारी चीजें कंसिस्टेंट स्टेट में होनी चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? नो अदर प्रोसेस कैन चेंज द डेटा वाइल ट्रांजेक्शन इज रनिंग। तो आइसोलेटेड समझेंगे कि आइसोलेटेड क्या है। फिर बात करेंगे हमारे ड्यूरेबिलिटी का। आइसोलेटेड, अब सपोज मैं कहता हूं कि यार मेरी ए टू बी बैंक में मैंने 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए और बी टू सी बैंक में मैंने 600 रुपए ट्रांसफर कर दिए एंड यहाँ पे मैंने 500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तो अब जो ये प्रोसेस है ए टू बी एंड ये बी टू सी, तो ये अपनी एक अलग प्रोसेस होनी चाहिए भाई। एंड ये अपनी एक अलग प्रोसेस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मेरी ये वाली प्रोसेस इस प्रोसेस में कोई इफेक्ट ना करे एंड मेरी ये वाली प्रोसेस इस प्रोसेस में कोई इफेक्ट ना करे। जैसे आप लोगों को होता है कि यार तू मेरे काम से मतलब रख, तू मतलब अपने काम से मतलब रख एंड मैं अपने काम से मतलब रखूंगा। तो बिल्कुल आइसोलेटेड का भी यही काम होता है कि तू अपने काम से मतलब रख, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा। बस सेम चीज यही है यहाँ पे। अब बात करेंगे ड्यूरेबल। द चेंजेस मेड बाय ट्रांजैक्शन मस्ट परसिस्ट। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? सपोज करो यार जो भी आप लोगों ने ट्रांजैक्शन की, अगर कोई भी सिस्टम फेलियर हो जाता है
तो वहाँ पे आपकी जो भी अगर सिस्टम फेलियर भी हो जाता है कल को, तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो ट्रांज़ैक्शन में पर्सिस्टेंट होनी चाहिए, वो पर्सिस्ट होनी चाहिए, जो कि तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने कोई भी सिस्टम क्रैश हो गया, कोई भी दिक्कत होगी तो आपकी ट्रांज़ैक्शन नहीं हुई या फिर आपके पैसे कट गए बट सामने वाले के पास नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें थी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंट, आइसोलेटेड, ड्यूरेबल। तो चारों की चारों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। आपसे डायरेक्ट इंटरव्यूअर एटॉमिसिटी का पूछ सकता है, कंसिस्टेंट पूछ सकता है, आइसोलेटेड पूछ सकता है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन 11 तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं यार। डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग irrelevant डिटेल्स फ्रॉम यूजर इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डीबीएमएस। अब अगर आप लोगों ने ऊप्स की मेरी वीडियो देखी होगी, अगर आप लोगों को ऊप्स के बारे में पता होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा बेसिकली कि आपसे जो डिटेल्स है वो हाइड कर देगा, मतलब जो भी अननेसेसरी डिटेल्स है यूजर से वो हाइड हो जाएगी, एंड जो भी उसको मतलब उसके काम की डिटेल्स है वो दे देगा। मतलब अनवांटेड डिटेल्स हाइड करेगा एंड जो भी काम की चीज होगी वो दे देगा बस। ठीक है, इतनी चीज हमें समझनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ रिलेशन। तो डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है? द डिग्री ऑफ रिलेशन इज अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा इज नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशन। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होगी आपकी डिग्री उतनी ही होगी उस रिलेशन की। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट पे डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ रिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यार, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है which contains a set of operation that takes one or more relation as input and produce a new relationship। मतलब एक या एक से ज्यादा रिलेशनशिप इनपुट में लेगा और प्रोड्यूस करेगा एक न्यू रिलेशनशिप। तो इसको हम रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं। एंड इसके कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे हमारा सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, सेट डिफरेंस एंड यूनियन। तो ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया एंड ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बारे में, व्हाट इज मीन्ड बाय डेटा वेयर हाउसिंग। अभी डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखो मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लगाया, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The process of collecting, extracting, transforming, and loading data from multiple sources and storing them into one database is known as data warehousing। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों के बहुत सारे मतलब बहुत सारे आप लोगों के घर है एंड वहां पे आपकी फैक्ट्री है एक बहुत बड़ी, एंड आप अपने घर से क्या करते हो, आपकी जगह जगह पे घर बन रहे हैं, वहां पे आप लोगों का बहुत सारा सामान रखा है एंड आप जगह जगह सामान को उठा के अपनी फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट करते हो। तो ऐसे ही हमारा डेटा वेयर हाउसिंग होता है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। मतलब बहुत सारे मल्टीपल जगह पे हमारा डेटा है एंड वहां से हम डेटा को उठाएंगे, वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वहां से ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड उस सारे डेटा को हम स्टोर करेंगे एक डेटाबेस के अंदर, उसको हम डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू अगर दिए होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज कैसे पूछते हैं नॉर्मलाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया है, तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तभी लगाया होगा। तो यार नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी एंड यूज्ड टू अवॉइड डेटा रिडंडेंसी, इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली, डिलीशन एनोमली। अब इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो यार इसको समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि इंसर्शन एनोमली एंड ये सब मतलब क्या यूज होती है, कैसे इसके अंदर आती है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? देखो यार, अगर नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को बात करूं तो ये काम आता है डीबीएमएस के अंदर रिमूव करने के लिए हमारे रिडंडेंट डेटा। क्या करता है? रिमूव करेगा मेरा रिडंडेंट डेटा को। अब भैया रिडंडेंट डेटा कैसे होता है ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो यार इसको टेबल की फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस है मैनेजमेंट सिस्टम है पूरा का पूरा टेबल के फॉर्म में स्टोर है। अब यहाँ पे आप लोगों की सपोज करता हूँ मैं कोई आईडी है 1 2 3 एंड यहाँ पे भी एक नेम है अमन एंड यहाँ पे भी एक नेम है अमन एंड यहाँ पे है कुछ भी मान लेते हैं हम, अंशिका मान लेते हैं, ठीक है, अंशिका। अब ये नेम हो गया, ये उसकी कुछ प्रोडक्ट हो गया कि प्रोडक्ट क्या क्या मंगाया था। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि आईफोन मंगाया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सैमसंग का फ़ोन लिया, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आईफोन लिया। तो मेरा बेसिकली जब भी रिडंडेंट डेटा मुझे मिलेगा, मतलब सेम डेटा मुझे मिलेगा बिल्कुल, जो फालतू डेटा है, जो कॉपी डेटा है, अगर वो मुझे मिलता है तो ये क्या काम करेगा, उसको डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर देगा। समझ रहे हो? डुप्लीकेट डेटा को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब ये यहाँ पे भी आईडी इसकी बन रही है, यहाँ पे भी इसकी आईडी बन रही है। सपोज करते हैं कि सेम ही पर्सन है, सपोज करते हैं कि सेम पर्सन है, बस उसकी दो दो आईडी बन रही है, सेम पर्सन है, ठीक है। तो यार अब क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारा डेटा क्या हुआ, रिडंडेंट हुआ है। तो हमारे डेटा को रिडंडेंसी रिमूव करने के काम आती है हमारी नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है,
इसलिए मैं आप लोगों को डेफिनेशन से अलग भी आपको एग्जांपल की तरफ से समझा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए, आप इंटरव्यू के अंदर अच्छी तरीके से बता पाओ। अब बेसिकली इसकी कई सारी फॉर्म्स होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज़ एंड फोर नॉर्मल फॉर्म। तो ये 4 इसकी कुछ नॉर्मल फॉर्म्स होती है एंड इसके अंदर 4 एनएफ भी होती है, 5 एनएफ भी होती है। बट नॉर्मली आपसे वो 1 एनएफ, 2 एनएफ, 3 एनएफ, 20 एनएफ तक ही पूछेगा। अब इसको डिटेलिंग में आगे समझेंगे, आगे मैंने क्वेश्चन के अंदर पूरा अच्छी तरीके से समझाया। तो ये मत सोचना कि भैया ने डिटेलिंग में नहीं समझाया, अभी इसका क्वेश्चन आएगा। पूरा का पूरा नॉर्मल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आगे मैं बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डीनॉर्मलाइजेशन। अब जो भी हमारे नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमने किया, उसका जैसे नॉर्मलाइजेशन है तो इसका उल्टा काम मेरा डीनॉर्मलाइजेशन हो गया। मतलब अगर मैं ये मेरा नॉर्मलाइजेशन है तो ये मेरा डीनॉर्मलाइजेशन हो गया। जो भी हमने नॉर्मलाइजेशन के अंदर किया उसका जस्ट अपोजिट हमारा डीनॉर्मलाइजेशन के अंदर होता है। अब इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग रिडंडेंट डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट व्हिच इज यूज्ड टू अवॉइड द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली जॉइंस। द प्रोसेस इज नोन एज डीनॉर्मलाइजेशन। अब कभी-कभी क्या होता है कि हमें रिडंडेंट डेटा की नीड होती है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोई डीबीए जो हमारा डेटाबेस आर्किटेक्चर होता है वो बैठा होता है। तो वो क्या करता है, जो रिडंडेंट डेटा को उसको ऐड करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो अवॉइड करता है हमारे कॉम्प्लेक्स कॉस्टली जॉइंस ऑपरेशन। आपके बहुत सारे जॉइंस ऑपरेशन लगते हैं, वो कॉस्टली होते हैं, तो उसको अवॉइड करने का काम हमारा क्या होता है, डीनॉर्मलाइजेशन उसको हेल्प में आता है। वो प्रोसेस चलती है, उसमें ऐड करते हैं रिडंडेंट डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब बात करेंगे व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी। Functional dependency is defined as the relationship which occurs when one attribute in relation uniquely determines another attribute. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि यार एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, तो उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी कहते हैं। अब जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखो यार क्या हुआ, अगर मेरे पास a टेंड्स टू b है, मतलब जो मेरा b है, एक ये मेरा एट्रीब्यूट है 1 और ये भी मेरा एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट 2। तो अब क्या हुआ ना यार कि जो b है मेरा वो एक फंक्शनल डिपेंडेंट है a के ऊपर। B is functional डिपेंडेंट ऑन ए। भाई B जो है मेरा डिपेंडेंट हो गया ना A पे, तो यही हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट होता है, जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होगा, तो यार उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो यार एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को मैं आप लोगों को एग्जांपल की तरफ समझाऊंगा, एक बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ER मॉडल इज शॉर्ट नेम फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो यार जो ये हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, इसका शॉर्ट नेम ER मॉडल होता है। इट कंटेन्स एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग दीज ऑब्जेक्ट्स, इट इज नोन एज ER मॉडल। तो ये एंटिटीज कंटेन्स करता है एंड ये रिलेशनशिप कंटेन करता है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो ये हमारा ER मॉडल है, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। अब ये क्या होती है, देखो एक एंटिटी आप लोगों की है स्टूडेंट, एक एंटिटी है, एक एंटिटी क्या है स्टूडेंट, और एक एंटिटी है हमारी टीचर की। तो अब ये टीचर क्या कर रहा है आपके साथ आके, ये आपको पढ़ा के जा रहा है। सपोज करता हूँ ये मैं हूँ एंड मैं आया, मैंने यार यूट्यूब पे वीडियो बना दी एंड ये वीडियो अपलोड कर दी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा एंड मैंने क्या काम किया, मैंने टीच किया। तो मेरी और आप लोगों की रिलेशनशिप कैसी होगी कि यार ये टीचर टीच करता है स्टूडेंट को। तो सिंपल सही ऐसे ही एंटिटी रिलेशनशिप हमारी कहती है कि ये हमारी एंटिटी है एंड इसके बीच में कुछ रिलेशनशिप होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज एंटिटी। तो एंटिटी आप लोगों को पता ही है कि एंटिटी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है डेटाबेस के अंदर। एंटिटी कैन बी ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विद फिजिकली एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अब अगर आप लोग इंटरव्यू को समझा रहे हो तो यार ये पॉइंट आप लोगों को जरूर मेंशन करना है कि सर एंटिटी जो होता है एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट होता है। ये लॉजिकल एंटिटी नहीं होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो फिजिकली एग्जिस्ट होती है। आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे एम्प्लॉय, पर्सन, टीचर, स्टूडेंट, इटीसी। तो ये कुछ इसके एग्जांपल थे, ये भी आप बता सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द थ्री लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन। तो 3 लेवल होते हैं यार हमारे डेटा एब्स्ट्रक्शन के। तो वे 3 लेवल क्या होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल लेवल, ये हमें याद रखना है। फिजिकल लेवल के अंदर आता है हाउ डेटा आर स्टोर्ड, कैसे आप लोगों ने डेटा को स्टोर किया। लॉजिकल लेवल के अंदर आता है कि व्हाट डेटा आर स्टोर्ड, मतलब क्या डेटा के अंदर स्टोर किया। व्यू लेवल आता है, ये हाईएस्ट लेवल होता है एंड इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस। ये पूरे के पूरे एंटायर डेटाबेस को आप लोगों को शो कराएगा। तो ये 3 लेवल्स आप लोगों को याद होने चाहिए, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल। फिजिकल लेवल में आप लोगों को पता है हाउ डेटा आर स्टोर्ड, लॉजिकल लेवल में व्हाट डेटा आर स्टोर्ड,
एंड व्यू लेवल में है हाईएस्ट लेवल, इट डिस्क्राइब्स ओनली पार्ट ऑफ एंटायर डेटाबेस। सो गाइस अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द टाइप ऑफ कीज इन डीबीएमएस। तो यार डीबीएमएस के अंदर कुछ कीज होती है एंड ये कीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपसे इंटरव्यू डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। तो इन सारी कीज के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यार प्राइमरी की सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंड ये एट्रीब्यूट होता है टेबल के अंदर दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। तो जो हमारी प्राइमरी की होती है तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि प्राइमरी की कभी नल नहीं होगी, वो हमेशा यूनिक होगी। तो ये दो पॉइंट हमें इसमें याद रखना है कि एक तो प्राइमरी की हमारी यूनिक होगी, एक प्राइमरी की हमारी कांट बी नल, कभी भी नल नहीं होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा कैंडिडेट की, द मिनिमल सुपर की और मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल इज नोन एज कैंडिडेट की। तो यार कैंडिडेट की वे की होती है जो मिनिमम सुपर की होती है, मतलब सुपर की के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स निकालेंगे एंड वे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हमारे एक टपल को, उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टेबल। सुपर की बहुत एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जहां पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हमारे टपल को। एंड लास्ट है हमारी फॉरेन की। फॉरेन की इज अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल व्हिच हैज अ रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेलिंग में बता देता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है एंड थोड़ी टफ है, मतलब एक बार समझ में आ गई तो अच्छे से आ जाएगी आप लोगों को। फॉरेन की समझेंगे यार हम। देखो फॉरेन की से पहले हमें प्राइमरी की थोड़ा अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि प्राइमरी की क्या है। प्राइमरी की हमेशा हमारी दो पॉइंट्स याद रखना बस प्राइमरी की में, एक तो यूनिक होगी। क्या होगी भैया? यूनिक होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? कांट बी नल, कभी भी नल नहीं होगी, बस ये याद रखना। ये जो प्राइमरी की होती है नल नहीं होती है कभी भी। तो अब फॉरन की समझते हैं कि यार एक टेबल ए है, ये ए टेबल है एंड ये बी टेबल है, ठीक है। अब अगर इसकी कोई भी की है, सपोज करता हूं मैं ये आईडी है एंड आईडी मान लो प्राइमरी की है, पीके है, और इस आईडी को अगर मैं यहाँ दूसरी टेबल के अंदर रिलेशनशिप दे दूं तो ये दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की कहलाई जाएगी। मतलब पहली टेबल की प्राइमरी की अगर मैं दूसरी टेबल के अंदर लिंक करता हूँ, दूसरी टेबल के अंदर उसको शो कराता हूँ सेम टू सेम, तो यहाँ पे ये फॉरेन की कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी भैया? फॉरेन की। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। एक तरीके से हम इसको रेफरेंस की भी बोलते हैं क्योंकि यार ये क्या काम कर रही है, इस टेबल ए का रेफरेंस दे रही है, तो इसलिए इसको हम रेफरेंस की भी बोलते हैं। अब एक बार और डेफिनेशन समझो, पहली टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के अंदर अगर एग्जिस्ट करती है तो दूसरी टेबल के अंदर हम उसको फॉरेन की कहते हैं और दूसरा नाम उसका रेफरेंशियल की भी है। तो रेफरेंशियल की कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यार ये ए टेबल का रेफरेंस दे रही है, अगर हमें ए टेबल को एक्सेस करना है तो हम इस की के हेल्प से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल था ये। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म इन डीबीएमएस। अगर आप लोग को याद हो तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले अभी आप लोगों को बताया था, इसके अंदर ही नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ी थी एंड वहां पे 1NF 2NF 3NF BCNF के बारे में आया था। एंड उसमें मैंने कहा था कि यार आप लोग को भी आगे क्वेश्चन में डिटेलिंग में समझाऊंगा, तो यार ये क्वेश्चन पूरी डिटेलिंग में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस इंटरव्यू के टर्म से। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? ए रिलेशनशिप will be in 1NF if it contains an atomic value। तो एटॉमिक वैल्यू का मैं मतलब बता देता हूँ। देखो यार एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू एंड नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ वही डेटा आएगा, वही रिलेशन आएगा जहां पे हमारी कोई मल्टीपल वैल्यू होल्ड ना करे, सिर्फ सिर्फ हमारी एटॉमिक वैल्यू। तो उसकी डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद रख लेना। इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू इट कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज। तो बेसिकली सिंपल सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये क्या कहना चाह रहा है कि यार जो हमारी 1NF है, 1NF में सिर्फ हमारी एक सिंगल वैल्यू हो, वो सिंगल वैल्यू को होल्ड करता हो, मल्टीपल वैल्यू को होल्ड नहीं करता हो। तो जो हमारी मल्टीपल वैल्यू हो उसको हमें होल्ड नहीं करानी है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू होल्ड होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो हमारा 1NF के अंदर है, ठीक है। तो सिंपल था। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं 2NF, मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ऑल नोन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो जितने भी हमारे नोन की एट्रीब्यूट्स है वे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होने चाहिए हमारी प्राइमरी की के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देन द रिलेशन मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म। एंड इसकी दो कंडीशन है कि एक्स हमारी सुपर की होनी चाहिए एंड वाई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसको भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखो यार 3NF क्या कह रहा है, 2NF बहुत सिंपल था, 3NF समझते हैं कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव आपने 12th में मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, देखो बता देता हूँ। ए टेंड्स टू बी एंड बी टेंड्स टू सी। तो ए टेंड्स टू सी होगा, बट 3NF के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ये होना नहीं चाहिए।
नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होनी चाहिए, एंड इसकी दो कंडीशन है कि यार जो मेरा x टेंड्स टू y है, तो x मेरा सुपर की होना चाहिए, x जो है वो मेरा सुपर की होना चाहिए, एंड y मेरा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस होती है, ये इंटरव्यू पूछ लेता है कि क्या कंडीशंस होती है। तो इसको भी अच्छी तरीके से याद रख लेना, इसलिए मैंने कोई भी पॉइंट कुछ भी मिस नहीं किया है नोट्स के अंदर। एंड अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, अगर आप लोग को ये पूरे के पूरे रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होंगे, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर डीबीएमएस इंटरव्यू कमेंट कर देना। एंड जो कमेंट करोगे सब्सक्राइब करके करना, तभी आपकी कमेंट वैलिड होगी। तो मैं आप लोग को इसका गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप इंटरव्यू से पहले दिन इसको एक बार रिवाइज कर सको। देखो, आप लोग को मेरे साथ पूरी वीडियो कवर करना है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे चीजों को समझते जाना है। आप अगर एक बारी में अच्छी तरीके से वीडियो को देख लोगे, तो यार आपकी सारी चीजें दिमाग के अंदर आ जाएगी। बट इंटरव्यू से पहले एक बार रिवीजन आप लोगों को करना है, एंड 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोग रिवीजन कर लोगे नोट से, क्योंकि आपने ये सारी चीज वीडियो के अंदर पढ़ी है। एंड ये चीज आप जब एक बार दोबारा रिवाइज करोगे, तो आपको सारे का सारा क्विक रिवाइज हो जाएगा। एंड 5 से 10 मिनट लगेगी बस आपको डीबीएमएस इंटरव्यू पढ़ने में, या फिर मैंने इससे पहले हमारे ऊप्स के पढ़ाए हैं, एंड उसको भी किसी भी इंटरव्यू शॉर्ट को आप रिवाइज करोगे, आपको 5 से 10 मिनट लगनी है, अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो को अच्छी तरीके से नहीं देखा है, तो यार फिर आप जब रिवीजन करोगे, तो आप लोग को मजा नहीं आएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, एंड सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर हो सके तो कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया यहाँ पे डाउट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करना कि भैया वीडियो में मजा आया, और लाइक कर देना। ठीक है, अब चलते हैं यार अपने बीसीएनएफ पे, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक एडवांस वर्जन होता है हमारे थीरीएफ का। एंड इसकी कंडीशन क्या है कि हमारा एक्स जो है वो सुपर की होना चाहिए भैया, जो एक्स है वो सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। यहाँ तक मेनली इंटरव्यू आपसे पूछेगा बीसीएनएफ तक, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म बहुत कम पूछेगा। अगर पूछ लेता है, देखो अगर पूछ लेता है तो वर्स्ट केस में भी हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो यार वो जो फोर्थ एनएफ है उसके अंदर बीसीएनएफ तो होना ही होना चाहिए, एंड नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, कोई भी मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ 5NF क्या है कि जो रिलेशन है वो 4NF में होना चाहिए, एंड नॉट कंटेन्स एनी जॉइंट डिपेंडेंसी, तो कोई भी जॉइंट डिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 4NF के अंदर क्या है कि कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो ये बहुत सिंपल था, एंड ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यार इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड एक्सटेंशन इन डेटाबेस। तो आप लोगों ने अब तक डीबीएमएस तो पढ़ा होगा, बट ये टर्म अगर जिस भी बच्चे ने पढ़ी है, जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हमने पढ़ी है एंड हमें पता है, क्योंकि ये टर्म बहुत नई है एंड इंपॉर्टेंट है। तो इंटेंशन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस। देखो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसका एक पूरा का पूरा ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, पूरा का पूरा एक डिस्क्रिप्शन होता है कि अगर आप लोगों से इंटरव्यूअर ने पूछ लिया, तो आप लोग उसका पूरा डिस्क्राइब कर सकोगे। तो ऐसे इंटेंशन का मतलब होता है कि आपका जो डेटाबेस है उसका एक डिस्क्रिप्शन होगा। एंड एक्सटेंशन क्या होता है भैया, इट इज यूज्ड टू मेजर द नंबर ऑफ टपल्स प्रेजेंट इन डेटाबेस एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। तो किसी भी गिवन पॉइंट के अंदर अगर हमें मेजर करनी हो नंबर ऑफ टपल्स, जितनी भी नंबर ऑफ टपल्स है, नंबर ऑफ रोज है, तो हम एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन होता है वो यही काम करता है, मेजर करता है नंबर ऑफ टपल्स को। ठीक है, तो ये हमारे समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। तो यार ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो एंड होने वाली है, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। सो आई एम सो हैप्पी, एंड आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी होगी, पूरी वीडियो देखी होगी। मैं होप करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने एंड तक वीडियो देखी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने एंड तक वीडियो नहीं देखी, तो यार आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिस कर दिए। क्या पता जी इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं देखे, वही आपसे इंटरव्यू पूछ ले। तो यार पूरी आप लोगों को एंड तक देखनी है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि यार इंटरव्यू के टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन 2 टायर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस। तो यार दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, 2 टायर एंड एक 3 टायर आर्किटेक्चर। तो इसके पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो 2 टायर का काम क्या होता है, इट रेफर्स टू क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन विच एप्लीकेशन एट क्लाइंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डेटाबेस एट सर्वर विदाउट एनी मिडलवेयर। तो जो हमारी क्लाइंट है वो डायरेक्टली हमारे सर्वर से बात करेगा बिना किसी मिडलवेयर के साथ। एंड 3 टायर क्या है, इट कंटेन्स मिडलवेयर लेयर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर टू प्रोवाइड जीयूआई टू यूजर्स एंड मेक द सिस्टम मोर सिक्योर एंड एक्सेसिबल। तो यार देखो, दोनों चीजें क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे हमारा क्लाइंट एंड एक सर्वर है, हमारी दो चीजें क्लाइंट एंड सर्वर है। तो इस 2 टायर आर्किटेक्चर के अंदर जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा सर्वर से बिना किसी मिडलवेयर के थ्रू। मतलब क्लाइंट है एंड ये सर्वर है, वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात करेगा। बट जो 3 टायर आर्किटेक्चर होता है यार, यहाँ पे एक बीच में एक दलाल आ जाएगा, एक मिडलवेयर लेयर आ जाएगी। एंड ये मिडलवेयर लेयर पहले क्या होगी, क्लाइंट हमारी मिडलवेयर लेयर से पास होके जाएगी, एंड फिर वो मिडलवेयर लेयर से हमारी
सर्वर से कम्युनिकेट कराएगी। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक मिडलवेयर लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से 3 टायर आर्किटेक्चर कहलाया जाता है। तो इन दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस था, ये हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर था एंड ये हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा एंड अगर आप लोग को ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, अगर ये कंप्लीट नोट्स चाहिए मेरे हैंड रिटन, तो आप लोगों को बस एक काम करना है कि सब्सक्राइब करके आप लोगों को डीबीएमएस इंटरव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना